इसलिए कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए अगर आप अभी तक सफल नहीं हुए या इस तैयारी में लगे हैं तो आप इस तैयारी में लगे रहिए ईमानदारी के साथ, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जी। समय एक ताकतवर और साहसी को ही अपनी विरासत देता है, अतः अपने रास्ते पर अडिग रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस JR ऑब्जेक्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार यूपी PCS बिहार PCS के जो टॉपर्स रहे हैं उनकी सीरीज चलाता आ रहा हूं, उसी के बीच में एक सफल एस्पिरेंट हमारे बीच हैं, तो आज हम लोग उनसे बात करेंगे। तो आप सबसे पहले अपना थोड़ा सा परिचय देते हुए किस पोस्ट पर चयन हुआ, ये सारी चीज़ें आप बताएँ। जी, मेरा नाम मयंक पटेल है। मैं उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर ज़िले का निवासी हूँ और मैं 2013 से इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। इस बार 2020 में मेरा चयन जिला युवा कल्याण अधिकारी की पोस्ट पर हुआ है। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था और इसमें मेरी 10वीं रैंक है। 10वीं रैंक। तो मयंक जी, इसके लिए पहले शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। थैंक यू। तो क्या मोटिवेशन था, क्यों आप सिविल का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते थे? नहीं, क्योंकि जब आप समाज में रहते हैं तो आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसे पोस्ट पर जाएं जहां पर आप वापस समाज को कुछ दे सकें। तो मुझे लगता था कि सिविल सर्विसेज हमें बेहतर प्लेटफॉर्म देती है जहां पर हम अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका अपना चार्म भी है सर्विस का, और इसमें आप नीतियों का निर्माण कर सकते हैं, नीतियों का मूल्यांकन कर सकते हैं और नीतियों को बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं ताकि जो गरीब वर्ग हैं इन सबका कल्याण हो सके। और इसमें आपको एक संतुष्टि भी अंदर से मिलती है कि आपने जो शिक्षा प्राप्त की है आप उसका कुछ योगदान कर पा रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रहीं। तो मयंक जी, जैसे ये जो एग्ज़ाम है यूपी PCS या बिहार PCS है या UPSC, तो अभी जैसे आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया तो आपकी अपनी क्या रणनीति थी या किस तरह आपने तैयारी की? जी, रणनीति तो अलग अलग, जैसे प्री मेंस और इंटरव्यू। तो हम लोग प्री फेज वाइज बात करते हैं, तो प्री की आपने कैसे तैयारी की? प्री के लिए पहला एक बार मैंने पूरा सिलेबस अपना कवर कर लिया था। उसके बाद मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया था। जैसे मैं एक पोर्शन तैयार करता था, जैसे हिस्ट्री हो गई तो हिस्ट्री का पूरा मैं पढ़ लेता था। उसके बाद हिस्ट्री का टेस्ट पेपर सॉल्व करता था और देखता था कि जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं फिर उसको दोबारा रीड करता था। तो इससे मतलब मुझे पूरा सिलेबस कवर करने में, उसमें मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाने में इसने बहुत सहायता की थी। तो प्री के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट आपने फॉलो की या कैसे आपने तैयारी की? जैसे उसमें कौन कौन से सोर्स आपने यूज किए? जैसे अगर हम एक इंडिविजुअल बात करें या प्री मेंस दोनों कंबाइन आप लेके चल रहे थे, कैसे आप कर रहे थे? नहीं, कंबाइन तो मतलब प्री मेंस साथ में होता था, लेकिन प्री के 2-3 महीने से मतलब पहले से स्पेसिफिक जो है प्री की तैयारी करता था। हाँ। तो उसके लिए मैं क्लास नोट्स पढ़ता था जो मैंने कोचिंग की थी। और इसके अलावा मैंने जैसे हिस्ट्री के लिए NCERT पढ़ी थी। और उसके अलावा एक आती है एक और आती है जो हिस्ट्री स्पेक्ट्रम को पढ़ा था। और सेकंड पेपर के लिए लक्ष्मीकांत को पढ़ा था। और बाकी और जो साइंस होता है उसके लिए मैंने घटनाचक्र पब्लिकेशन को पढ़ा था। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए एक दृष्टि की कोई बुक आती है। दृष्टि में मैंने कोचिंग की थी। उसकी जितनी कोई बुक थी मैंने पढ़ी थी, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, उसने काफ़ी मुझे हेल्प की थी उसने। और फोर्थ पेपर को आपने कैसे तैयार किया? फोर्थ के लिए मैंने वही दृष्टि के क्लास नोट्स पढ़े थे। तो कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंसी एक कोचिंग पे थोड़ा सा थी। हाँ, कोचिंग मतलब मुझे बेहतर गाइडेंस आपको दे रहा था वो क्या था? क्योंकि मैंने अपने सोर्स को ज़्यादातर लिमिटेड रखा था, जो कोचिंग के मटेरियल थे। और बाकी 1-2 रेफरेंस बुक थी, जो जैसे मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था तो ज्योग्राफी के लिए मैंने सविंदर सिंह को पढ़ा था और RC तिवारी और SD मौर्य, ये 3 बुक मैंने पढ़ी थी। और बाकी जो इंटरनेट से या और क्लास नोट से इनका मैंने सहारा लिया था। कहीं ना कहीं लिमिटेड सोर्स और मल्टीपल रिवीजन वाले थ्योरी पे आप काम किए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मयंक जी, एक बाहर के बच्चों में इतना अट्रैक्शन है यूपी PCS और बिहार PCS या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को लेके, तो जैसे अभी इसमें आपने इस पद को जो हासिल किया तो उसके लिए जैसे कोई आपका इच्छा थी कि कौन सा पद आप पाएँ या कैसे? नहीं, इच्छा तो सबकी यही होती है कि सबको अच्छा पद मिले। जैसे यूपी PCS की जो तैयारी करते हैं उनका रहता है कि SDM की पोस्ट कम से कम मिल जाए पहली बार में या दोबारा में जब कोशिश करें। और जो UPSC की तैयारी करते हैं उनकी कहीं कोशिश होती है कि प्रॉपर IAS या IPS मिले। तो वही मेन मकसद वही है कि यूपी PCS में SDM का पोस्ट मिल जाए। अभी संघर्ष जारी है। अभी तैयारी में लगा हूँ। बिल्कुल, हमारे तरफ से और चैनल की तरफ से इसके लिए आपको शुभकामनाएं। और तो मयंक जी, जैसे अभी आपने इसकी तैयारी की तो जैसे क्या मेन चुनौतियाँ आई जो लगे कि आपको तोड़ देंगी लेकिन आप टूटे नहीं और लड़ते गए? क्या ऐसी कोई समस्या आई? ये तो तैयारी की बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो कभी कभी डिमोटिवेशन होता है। जैसे ये मेरा यूपी PCS में चौथा अटेम्प्ट था, तो पहली बार में मेरा प्री ही नहीं हुआ था। और दूसरी बार जब मैंने इंटरव्यू दिया तो वहाँ फाइनल नहीं हुआ। और तीसरी बार में फिर प्री नहीं हुआ तो
ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया कि एक बार इंटरव्यू देने के बाद फिर प्री नहीं हुआ। लेकिन चौथे प्रयास में मैंने ज़्यादा मेहनत की और चौथे प्रयास में इस बार मुझे सफलता मिली है और ये पोस्ट मिला है जी। तो मयंक जी, जैसे अभी एक दिक्कत ये है कि जैसे आपने अभी कहा कि मतलब कोचिंग संस्थानों के नोट्स आपके लिए थोड़ा उपयोगी हुए, तो कोचिंग संस्थानों का क्या रोल है अभी इस दौर में? मुझे लगता है कोचिंग संस्थान मतलब जो आपकी पूरा सिलेबस होता है उसको बेहतर तरीके से कवर कराते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति कोचिंग करता है वो सफल ही हो जाए या जो कोचिंग ना करे वो सफल ना हो। क्योंकि कोचिंग की तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, कोचिंग में भीड़ बहुत ज़्यादा है और उतने पद ही नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने खुद से ही पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकता है तो कोचिंग मुझे आवश्यक नहीं लगता, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना कोचिंग के सफल हुए हैं और पहले प्रयास में सफल हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग बहुत आवश्यक है, हाँ। लेकिन वो आपको एक सिलेबस जो होता है पूरा अच्छे तरीके से कवर करा देता है। अच्छा, आपका मीडियम कौन सा था? हिंदी मीडियम था मेरा। हिंदी मीडियम था। तो ये तो एक और बड़ी बात है, थोड़ा हिंदी मीडियम का भी जैसे लेके लोग कहते हैं कि स्ट्रगल ज़्यादा है, तो क्या आपको लगता है हिंदी मीडियम का स्ट्रगल ज़्यादा है इंग्लिश मीडियम से? ये ऐसा कई मतलब देखने में आता है और रिजल्ट भी दिखाते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है। हाँ। मुझे भी कभी कभी लगता था कि मुझे भी इंग्लिश मीडियम लेना चाहिए था, लेकिन जब एक बार हिंदी ले लिया तो बाद में स्विच करने का कोई मतलब नहीं था। तो मैंने इसी में अपना संघर्ष किया और लगा रहा, अपने कंटेंट को मजबूत किया और जो भाषा पे पकड़ थी उसको अच्छा किया। तो इस बार मुझे हिंदी मीडियम से ही सफलता मिली है। तो अभी मयंक जी, जैसे आपने सफलता अर्जित की, तो कितने आवर की आप स्टडी लेते थे, या आप जो है 2014 से कर रहे हैं तैयारी, तो 14 से 20 के दरमियान तो 6 साल का गैप होता, तो कितने घंटे की आप तैयारी करते थे? एवरेज पढ़ाई वही 6-7 घंटे की होती थी, लेकिन जब प्री या मेंस आते थे तो उसका मतलब ड्यूरेशन बढ़ जाता था। जैसे प्री के टाइम पे लगभग 9-10 घंटे हो जाता था और मेंस के टाइम पे मैं मतलब लिखने पे ज़्यादा फोकस करता था, क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड कम थी। मतलब मेरा पहला उद्देश्य ये होता था कि मैं 20 क्वेश्चन कर लूँ, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता था। तो सुबह के टाइम पे मैं ऑप्शनल की प्रैक्टिस करता था 3 घंटे और शाम के टाइम पे जीएस या हिस्ट्री या निबंध जो हो जाता था, तो लगभग 5-6 घंटे में डेली लिखता था प्री के बाद, और बाकी जो 5-6 घंटे बचता था उसमें अपना कंटेंट मजबूत करता था, रिवीजन करता था और पढ़ाई करता था। तो क्या 5-6 घंटे पढ़ने पे सफलता मिल सकती है, या और भी मेहनत करनी पड़ती है? जैसे अलग अलग लोग पॉइंट करते हैं जैसे, तो क्या आप कंटिन्यू प्री मेंस इंटरव्यू के दौरान 5-6 घंटे कंटिन्यू पढ़ रहे थे कि आगे पीछे कुछ उसमें परिवर्तन रहा? तो मैं एवरेज बता रहा हूँ, जैसे जब पेपर का टाइम आता है तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जैसे पेपर के टाइम पे मेरी पढ़ाई मेंस के टाइम पे 11-12 घंटे हो जाती थी, प्री के टाइम पे लगभग वही 9-10 घंटे, और बाकी नॉर्मल वही 5-6 घंटे एवरेज निकलता था। हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए, तो बच्चों में एक डर रहता है पहले ही फेज में सीसैट को लेके, और स्पेशली डर ये होता है हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट को। तो सीसैट को कैसे कवर करें और आपने कैसे तैयारी की, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे डरते क्यों हैं? ये तीनों अगर आप कह सकते हैं रैपिड फायर, तो ये तीनों क्वेश्चंस को आप देखें और ट्रैकल करें, कैसे आप इसको बताना चाहेंगे? जी, मुझे लगता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों में जो डर रहता है सीसैट को लेकर, कि ज़्यादातर जो मानविकी विषय से आते हैं तो उनका मैथ कमज़ोर रहता है, इसलिए उनको डर लगता है। और जहाँ तक मेरी बात थी तो मैंने इंटर मैथ से किया है, तो मुझे ज़्यादा सीसैट में प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा मैथ और हिंदी करके क्वालिफाइंग हो जाता था। तो सीसैट के लिए मैंने ज़्यादातर वही हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, और बाकी जो आता है उसको ज़्यादा मतलब मेरा मैथ से ही पूरा मतलब कवर हो जाता था क्वालिफाई करने के लिए जी। तो सीसैट के लिए मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो जैसे बच्चों में जो डर है उसको ट्रैकल कैसे किया जाए? क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे डरते हैं सीसैट को लेके कि सर मेरा सीसैट नहीं हो रहा, कैसे कर तैयारी? तो मुझे लगता है कि उनको पेपर के पहले कुछ मार्क पेपर सॉल्व कर लेना चाहिए। और क्वालिफाइंग है तो आपको ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। आप अगर मैथ अच्छे से, रीजनिंग अच्छे से कर ले जाते हैं, और हिंदी तो लगता है मुझे सब लोग कर ले जाएंगे, और बाकी जो कॉम्प्रिहेंशन आता है अगर आप उसको अच्छे से पढ़ के देंगे तो उसमें भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो ट्रैकल करना कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है सीसैट, और पहले फेज में उसकी मार्किंग तो काउंट की नहीं जाती, तो कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग है। तो अभी कोई बुक आप बता सकते हैं कि जो सीसैट के बच्चे हैं पढ़ें, या कैसे प्रीवियस ईयर कैसे? मैंने तो कोई स्पेसिफिक बुक नहीं पढ़ी। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा मैथ मजबूत था, तो मैंने पढ़ी नहीं थी, लेकिन शायद कुछ लोग अग्रवाल करके कोई बुक आती है उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं और कुछ मॉक लगा लेते हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल। जैसे आपने बताया कि तो कितने घंटे पढ़ते थे, तो अभी इस पे हमारी बात चल रही थी, तो क्या 6 घंटे एवरेज थे, या मेंस में इस टाइम को आप बढ़ा देते थे, या कैसे करते थे? मेंस में टाइम तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता था, क्योंकि मतलब 5-6 घंटे मैं लिखने पे लगाता था, और बाकी 5-6 घंटे वही रिवीजन और कंटेंट इनरिचमेंट इन सब में लगता था।
तो एवरेज वही हो जाता था 11-12 घंटे मेंस के टाइम पे। मेंस के दौरान आपका टाइम 12 घंटे तक हो जाता था। बिल्कुल बड़ी चुनौती भरी दौर और संघर्ष रहता है जब एक एस्पिरेंट तैयारी करता है सिविल की। तो मयंक जी, जैसे हम लोग अब मेंस की बात करें तो मेंस की कैसे लड़के तैयारी करें? बहुत सारे बच्चे अभी तो प्री मान लीजिए क्वालिफाई कर लेंगे, तो मेंस की तैयारी कैसे करें? इस पे हम थोड़ा सा आपका व्यू जानना चाहते हैं और आपने कैसे तैयारी की उस पर बताएं। मेंस की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो पूरा सिलेबस हो, आप पूरे सिलेबस को एक बार अच्छी तरीके से कवर कर लें। जहाँ तक मेरी रणनीति है तो मैं उसमें बताता हूँ कि मैंने जैसे पहले बताया कि मेरी राइटिंग स्पीड कम थी, तो मैंने खुद ही अपने नोट से अपने लिए क्वेश्चन बना रखे थे। जैसे ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था तो मैंने जलवायु विज्ञान में लगभग 40-50 क्वेश्चन खुद से बना रखे थे। इसी तरह हर टॉपिक के मैंने क्वेश्चन बना रखे थे और जब मेरा प्री हो गया तो उसके बाद मैंने खुद से इन क्वेश्चन को लिखा ताकि एक बार मेरा बेस मजबूत हो जाए और जो मेरी स्पीड है वो भी बढ़ जाए। तो मैं टाइम को देखकर इसका आंसर लिखता था और जो मैंने 400-500 क्वेश्चन बनाए थे उसको लगभग 20 से 25 दिन में पूरा लिख लेता था। उसके बाद मैं मार्केट से क्वेश्चन पेपर या किसी और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर लाता था, उसको विद इन लिमिट सॉल्व करने की कोशिश करता था। इसने मुझे मेंस में बहुत ज़्यादा सहायता की। मतलब टेस्ट सीरीज का क्या रोल है, या विभिन्न कोचिंग संस्थान जो टेस्ट सीरीज फ्री में अवेलेबल होती है उसका कितना रोल आप देखते हैं? मुझे लगता है कि इस तैयारी में टेस्ट सीरीज़ का ही सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि ये एक तो आपको टाइम लिमिट के अंदर आपका जो क्वेश्चन है उसको कवर करने का मौका देती है और आप खुद से अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, कौन कौन से टॉपिक आपके छूट रहे हैं या कौन कौन सा एरिया आपका मजबूत है, और इसके हिसाब से आप उन क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं जो आपको लगता है कि अभी आपकी इस क्षेत्र में व्यापक तैयारी नहीं हो पाई है या अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, तो उन क्षेत्रों में आप सुधार भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, क्योंकि जब आप रूम पे विद इन टाइम अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में भी इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर एक प्रेशर नहीं रहता कि आपका क्वेश्चन छूट जाएगा या नहीं आएगा। तो आप इसके बाद सबसे ज़्यादा जो अपना फोकस करते हैं वो अपने कंटेंट को बढ़ाने पे करते हैं, उसको एनरिचमेंट पे करते हैं। तो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा सहायता करता है। तो टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं एक उपयोगी होता है, जैसे मयंक जी ने बताया। तो जैसे अभी हिंदी मीडियम के बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो थोड़ा सा परेशान रहते हैं, तो उनके लिए अभी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँ कि जहाँ तक मुझे लगता है कि जो यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, मीडियम के साथ तो इस तरह कोई भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम की भी सिलेक्शन हो रहा है। इस बार जो 6वीं रैंक पे है या जो राजेश कुमार वर्मा 23वीं रैंक पे हुए हैं, उनका भी मीडियम हिंदी था, मेरा भी मीडियम हिंदी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह उस स्तर पर कोई भेदभाव होता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं तो आप भाषा पे पकड़ मजबूत कीजिए, अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाइए, अपने कंटेंट को मजबूत कीजिए, तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। ओके। तो मयंक जी, कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि हम लोग इस इंटरव्यू के दौरान कवर नहीं कर पाए और आपको एक हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट को या एक यूपीपीसीएस के एस्पिरेंट को जानना चाहिए, ऐसा कोई पॉइंट आपको लग रहा है? जैसे हम लोगों को इंटरव्यू के बारे में बहुत होता है कि अगर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वालों के साथ कुछ भेदभाव होता है, जैसे मुझे कि मतलब मैं कहीं बाहर ज़्यादा बोला नहीं हूँ, तो मुझे लगता था कि मेरा इंटरव्यू ख़राब जाएगा, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब 2012 में मैंने इंटरव्यू दिया था तो उसमें मुझे 60 नंबर मिले थे और इस बार मुझे 72 नंबर मिले हैं। 2012 में आपने? 2018 में दूसरी बार जब दिया था तो उसमें मुझे 60 नंबर मिले थे और इस बार 72 नंबर इंटरव्यू में मिले हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता था कि मतलब मैं बोलने में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, लेकिन जिस हिसाब से मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई परेशानी होगी। अगर आप अपनी बात को बेहतर तरीके से कहते हैं और उनको संतुष्ट कर ले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो अच्छा नंबर नहीं देंगे। बोर्ड अगर सेटिस्फाई है तो नंबर डेफिनेटली देगा। आपका कोई भी मीडियम हो, अगर वो आप संतुष्ट है तो आपको अच्छा नंबर देगा। तो मयंक जी, अभी हम लोगों ने लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर। इंटरव्यू का कोई वाकया आपको याद है या किस तरह के क्वेश्चंस हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से किए गए? जी, मेरा इंटरव्यू तो इस बार पहले ही दिन था, तो मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चन करंट बेसिस पे थे, कोरोना पे थे, और बाकी कुछ मुझसे जैसे एक प्रस्तावना के बारे में पूछा गया था संविधान की, तो मुझे याद था तो मैंने पूरी प्रस्तावना वहाँ पे बता दी थी। और बाकी मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था तो ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चन पूछे थे, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन करंट बेसिस पे मुझसे पूछे। जी, तो कोई क्वेश्चन आपको और याद है? जैसे अभी आपने बताया कोरोना पे किस तरह के क्वेश्चन? मतलब आप जैसे अगर आप एसडीएम होते तो आप इसको टैकल करने के लिए क्या क्या करते, और जैसे महिलाओं के लिए क्या योजना चल रही है पूछे थे। और उस टाइम पे एक
वो एवर गिवन जहाज़ फंसा था सुएज़ नहर में, तो उसके बारे में, सुएज़ नहर के बारे में पूछे थे, उस जहाज़ के बारे में पूछे थे, और बाकी इसी तरह करंट बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन थे। इस तरह मीडियम को लेके कोई ऐसा वो नहीं होता भेदभाव, जो एक प्रिजम्पशन पहले से लोग किए रहते हैं वो कहीं ना कहीं गलत रहता है। तो अभी जो स्टूडेंट देने जा रहे हैं यूपी पीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी, तो अभी उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे अपना हौसला बनाए रखें और कंटिन्यू काम करते रहे, जैसे आप 2014 से काम कर रहे हैं, 2014 से 6 साल के दरमियान के बाद आपको सफलता मिली, तो कैसे आप क्या उनके लिए कहना चाहेंगे? ये मुझे लगता है कि ये जो यूपी पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी है, एक लंबी प्रक्रिया है, तो इसमें आपको अपना मोटिवेशन बनाए रखना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने शेड्यूल को इस तरह मतलब रखें, उसमें आप उसको अच्छी तरीके से फॉलो कर ले जाएं, और उसमें आप अपनी हॉबीज़ के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए भी टाइम बचा सकें। उसके बाद आपके पास कुछ अच्छे दोस्तों का ऐसा ग्रुप होना चाहिए, जब आप डिमोटिवेट हों या परेशान हों तो आपको मोटिवेट करें, आपको सहायता करें। इसके अलावा आप और सारी क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक, घूमना टहलना, या क्रिकेट खेलना, मूवी देखना, तो सारी चीज़ें मैं करता था। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप अपनी क्षमता पे विश्वास रखिए, और आप अपनी खुद की मेहनत पे विश्वास रखिए, और पूरा जो यूपी पीसीएस या यूपीएससी का सिलेबस है उसको एक बार पूरा कवर कर लीजिए, और अपने मेहनत पे आप विश्वास रखिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। क्योंकि इसमें आपके अलावा और आपको सब मार्गदर्शन ही करेंगे, और कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ना हम सफ़र ना किसी हमनसीब से निकलेगा, हमारे पैरों का कांटा हम ही से निकलेगा। बिल्कुल। तो इसी के साथ साथ मयंक जी, चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो एस्पिरेंट है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उनको किस पॉइंट पे वीडियो चाहिए। हम अगले किसी एस्पिरेंट को लाएंगे और किसी सफल अभ्यर्थी को लाएंगे, और उनसे हम सीधी आपकी वार्ता कराएंगे, और जो पॉइंट आप कहेंगे उसको हम कवर करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।